अब हमारा जो नेक्स्ट रिसोर्स है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज वाटर। वाटर इज अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स। वाइटल का मतलब ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हमें जिंदा रखने के लिए पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पूरी जो अर्थ है उसका 3/4 एरिया पूरा वाटर है, और जो बाकी का बचा 1/4 एरिया है दैट इज लैंड। दैट्स वाई अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लेनेट। सिर्फ यही रीजन है कि अर्थ को वाटर प्लेनेट कहते हैं। लाइफ बिगैन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? प्रिमिटिव ओशंस में, जो पहले का जो समुद्र था वहां पे हुई थी। ठीक है। फ्रेश वाटर इज ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर है मीन्स जो सलाइन नहीं है। जो ओशंस में जो वाटर होता है वो कैसा होता है? वो खारा होता है ना, सलाइन वाटर होता है। तो जो फ्रेश वाटर है जो सलाइन नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ 2.7% है। अब इसमें भी पीने के लिए हमें कितना अवेलेबल है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि टोटल जितना भी वाटर है उसका सिर्फ 2.7% फ्रेश वाटर है ना। लेकिन अब आप ये देखिए, इस 2.7% का भी 70% वाटर आइस शीट्स या ग्लेशियर्स में है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या जितने भी बहुत हाई माउंटेन एरियाज हैं या पोलर एरियाज हैं वहां पे आइस के फॉर्म में है। तो वो लोकेशन ऐसी है कि वहां पे हम लोग रह ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये वाला भी वाटर हमारे यूज में नहीं आता है ना। बाकी का जो भी बचा उसमें से ज्यादातर या तो वाटर वेपर के फॉर्म में है या तो वो पोल्यूटेड गंदा वाटर है, वो भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल है या फिर हमारे यूज के लिए फिट है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। अब आप सोचिए कितना कम वाटर है हमारे लिए जो अवेलेबल है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। इसीलिए बोलते हैं, जबकि वाटर एक आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, कि वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी हमें क्यों हर बार बोला जाता है कि कंजर्व वाटर, सेव वाटर? इसीलिए क्योंकि हमारे लिए जो वाटर है तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, और ये एक बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है। ठीक है। और ये 1% कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अक्सर ग्राउंड वाटर, ये जो ये हैंडपंप्स वगैरह लगे होते हैं तो अक्सर ग्राउंड वाटर की सप्लाई की जाती है, ज्यादातर वही होता है हमारे यूज के लिए। और बाकी जो रिवर्स वगैरह हैं इनका वाटर भी यूज किया जाता है, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं जितना ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप सोचिए कि वाटर हम पी भी रहे हैं, अलग अलग कामों में यूज भी कर रहे हैं, वो वेपर भी बन जाता है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि, और ये भी बोला जाता है कि वाटर सेव कीजिए, धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि वाटर को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो उसे हम कम कर सकते हैं, वो उसकी जो मात्रा जितनी है उतनी कांस्टेंट है। फिर ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा? ऐसा इसलिए बोलते हैं, देखिए वाटर साइकिल, जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी ना, उसी तरीके से एक वाटर साइकिल भी चलती है। नाइट्रोजन साइकिल मैंने आपको साइंस में पढ़ाई थी, तो उसी तरीके से एक वाटर साइकिल भी होती है। बस वो पानी कम होता जा रहा है, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग वाटर को पोल्यूट बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो वो हमारे यूज के लिए नहीं रह जाता है। वैसे भी सिर्फ 1% अवेलेबल है जो हम लोग के लिए फिट है, और उसको भी अगर हम पोल्यूट कर देंगे तो उसकी मात्रा तो हमारे जो यूज के लिए है वो तो घट जाएगी ना। अब देखिए वाटर साइकिल कैसे होती है। जैसे जो सरफेस वाटर है लाइक ओशंस में, रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स, वेल्स, तो इनसे क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। तो पानी वाटर वेपर बन के ऊपर चला जाता है आसमान में, है ना। ये इवेपोरेशन सबसे ज्यादा दिन के टाइम में होता है, दोपहर के टाइम में होता है, जब सन की हीट पाकर के वाटर इवेपोरेट होता है।
जो वाटर वेपर है फिर क्या होता है, जब ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ठंडा है ना, तो वहां पे जब वो कूल होता है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मीन्स बारिश होती है। तो ये जो वाटर वेपर है ये जब कंडेंस हो गई, वो बूंद बन गई, फिर बूंद बन करके जब उसका वर्षण हुआ यानी प्रेसिपिटेशन हुआ तो वो अर्थ पे आ गई वापस से, है ना। बारिश हुई, पानी अर्थ पे आया, तो कुछ वाटर तो सरफेस वाटर में चला जाएगा, मतलब डायरेक्टली जब बारिश होगी तो वो ओशंस में भी जाएगा, रिवर्स में भी जाएगा, लेक्स में भी जाएगा। कुछ वाटर क्या होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा, यानी चला जाएगा नीचे जमीन के अंदर। और वो वाटर जो जमीन के अंदर चला जाता है उसका क्या होता है, हम प्लांट्स ले लेते हैं या फिर हम लोग वो वाटर पंप वगैरह की सहायता से निकाल कर उसका यूज करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही उस वाटर का यूज करेंगे, फिर वो वाटर यूज करने के बाद हम लोग नालियों में बहा देते हैं या नदियों में बहा देते हैं। एनिमल्स ने जो पिया हुआ पानी होता है वो भी हम लोग पूरा तो यूज कर नहीं लेते हैं, वो भी जब टॉयलेट के फॉर्म में वो भी चला जाता है, फिर धीरे धीरे ये वाटर भी वापस से ओशंस और रिवर्स लेक्स में चला जाता है, फिर से उसका इवेपोरेशन होगा। तो ये पूरी साइकिल हमेशा चलती रहती है और इसीलिए वाटर की टोटल जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड फॉर प्रोडक्शंस लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो कई सारे डिफरेंट वर्क्स हैं जिनके लिए हम वाटर का यूज करते हैं। आपको पता है कि कुछ खराब जो टैप होती है उनसे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर लीक होता रहता है, तो आप समझ लीजिए कि वो जो वो वन ड्रॉप करके वाटर लीक होता है ना, उससे 1 ईयर में अबाउट 1200 लीटर्स वाटर एक साल के अंदर लीक हो जाता है। आप समझ लीजिए कितना ज्यादा वेस्ट हो जाता है वाटर। वो सिर्फ ड्रॉप, हम लोग को तो लगता है कि अरे इतने में कितना वाटर वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए जब भी हम ऐसी कोई टैप देखते हैं ना, तो अगर पॉसिबल है तो उसे रिपेयर करा देना चाहिए, क्योंकि इससे वाटर वेस्ट नहीं होगा। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब जब इतना सारा पानी है तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, आइए देखते हैं। इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन जब हम इसका ओवर यूज करने लगते हैं या इसको पोल्यूट कर देते हैं तो वो हमारे यूज के लिए अनफिट हो जाता है। आपको पता है कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जो पानी की कमी को जो है फेस कर रहे हैं। और आपने शायद वाटर मार्केट के भी बारे में सुना हो। सौराष्ट्र में एक अमरेली सिटी है, वहां की पॉपुलेशन लगभग 1.25 लाख है और वहां पे पानी को पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ परचेज ही किया जाता है। तो वहां पे वाटर की एक बहुत बड़ी मार्केट है। वहां पे आप समझ लीजिए कितनी ज्यादा कमी है कि वहां पे पीने के लिए तो परचेज किया ही जाता है, अदर वर्क्स के भी लिए वाटर को परचेज ही करना पड़ता है, ऐसे फ्री में वाटर मिलता ही नहीं है। देखते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से ऐसा है कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा पानी की कमी है। कई बार सीजनल वेरिएशन की वजह से भी होता है, कुछ जगहों पे बारिश बहुत कम होती है, ये भी एक फैक्टर है। और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। इसका हर एक पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाटर पोल्यूशन आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका ये हर एक पॉइंट है ये एक अलग से हेडिंग बनेगी। जो ये अनट्रीटेड सीवेज है इसका जो डिस्चार्ज सीधे वाटर बॉडीज में कर दिया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा वाटर को पोल्यूट कर देता है और वाटर पीने के लायक तो नहीं ही रहता है और भी मतलब नॉर्मल वर्क्स के लायक नहीं रहता है, इतना ज्यादा गंदा हो जाता है। एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इसके थ्रू तो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है और कई सारे जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, आप देखते हैं वो कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं, है ना। वो अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर चले जाए तो वो कितना मतलब इवन डेथ तक कॉज कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए वही केमिकल्स जब वाटर बॉडीज में जाते हैं और वो वाला वाटर अगर हम पी लें या उस वाटर बॉडीज में रहने वाले एनिमल्स का क्या होता होगा। जैसे नाइट्रेट्स है, मर्करी है और कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं वो वाटर बॉडीज में जाते हैं, वहां पे रहने वाले एनिमल्स को तो लाइक फिश
हैं या और भी जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको तो हार्म करते ही करते हैं। साथ में अगर वो वाटर हम कंज्यूम कर ले तो हमारे लिए तो वो कई बहुत घातक बीमारियां कॉज करते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो इंडस्ट्रीज से जो अनट्रीटेड वाटर या वेस्टेज छोड़ दिया जाता है डायरेक्ट वाटर बॉडीज में, वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। आपने कई न्यूज में भी देखा है कि वो कितना ज्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज कॉज करता है। कई बार बाय बर्थ कई डिजीज देखने को मिली है ह्यूमन बीइंग में भी और कई सारे एनिमल्स में भी। तो ये सब वाटर को पोल्यूट करते हैं और वो वाटर फिर हमारे लिए ये मेजर कंटामिनेंट्स हैं वाटर को पोल्यूट करने के लिए। तो फिर वो वाटर हमारे यूज के लायक नहीं रह जाता है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स लीड टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। आप देखिए पानी की मात्रा मैंने क्या बताया कांस्टेंट है, वो ना तो ऐड की जा सकती ना कम की जा सकती है। पानी की मात्रा उतनी ही है, हमारे लिए 1% ही अवेलेबल है, लेकिन पॉपुलेशन बराबर इंक्रीज होती चली जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो वाटर की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, इसीलिए जो फ्रेश वाटर है उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसमें कमी आ जाती है। स्कैरसिटी मीन्स कमी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी चीज को अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, बहुत ही मतलब हद से ज्यादा उसका यूज कर डालें, तो वो उसमें कमी तो आ ही जानी है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अब हम वाटर कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग सीवेज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं या सीवेज है, बिना ट्रीट किए हम लोग डायरेक्टली जो वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं ना, तो इससे पोल्यूशन होता है। तो उसे रिलीज करने से पहले हमें ट्रीट करना चाहिए, मतलब उसके जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं या जितनी भी उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं, कंटामिनेंट्स हैं, उनको सबको अलग कर देना चाहिए। इसके लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद में वाटर जो है क्लीन हो जाता है। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रीप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। आपको पता ही है कि ये जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस रन ऑफ को कम कर देते हैं। मैंने समझाया भी था आपको कि जो पानी के बहाव को ये कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो वाटर है अगर एक जगह पे मिट्टी में रहेगा, वो नहीं बह जा रहा है, तो वो वाटर अंदर जाएगा, है ना, और वो अंडरग्राउंड वाटर को वापस से रिकवर करेगा। अंडरग्राउंड वाटर जब बढ़ जाएगा, और हम लोग सबसे ज्यादा किस वाटर का यूज करते हैं अपने यूज के लिए, अंडरग्राउंड वाटर का, है ना। तो उससे अंडरग्राउंड वाटर की जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो मेंटेन होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स ये जो बारिश का पानी है ना, उसका संचयन, सेव सरफेस वाटर। ये जो बारिश का पानी है उसका संचयन, ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है वाटर के कंजर्वेशन का। इसके द्वारा हम जो बारिश का पानी है उसे स्टोर करके और अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं। कई बार रेन वाटर के द्वारा जो सरफेस वाटर लाइक जो पॉन्ड है, रिवर हैं, वो भी फिल हो जाते हैं और उस पानी का भी यूज किया जाता है। मैं अभी आगे आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड should be properly lined to minimize losses of water। ये जो ये कैनाल्स बनाई जाती हैं, नहरें बनाई जाती हैं सिंचाई के लिए, तो इन्हें प्रॉपरली लाइन अप करना चाहिए, तो उससे वाटर का जो लॉस है वो कम होगा। इनकी जो बाउंड्री है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे पानी इधर उधर ना जाए, बहे ना, और कैनाल्स पूरी जो है मतलब उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। बीच में अगर टूटी होगी तो भी पानी का लॉस होगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और एक और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर में जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उनका कम से कम यूज करना चाहिए, जो पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि वो बाद में बह करके, जैसे बारिश हुई उसके पानी के साथ बह करके या सिंचाई की उसके साथ बह करके वो जाती हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उन्हीं में जाकर के वो मिल जाते हैं। वो केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज्ड। मैंने आपको साइंस में चैप्टर 1 में, क्रॉप वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम,
बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया है। इनका यूज करके हम कैसे वाटर का लॉस जो है वो बहुत ही कम कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं वाटर कंजर्वेशन के। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स वर्षा जल संचयन, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स and directing it to an appropriate location where it is stored for future use। जब बारिश होती है तो हमारी जो छतें होती हैं तो छतों से पानी गिरने लगता है ना, और वो जमीन पे गिर जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जो छतों से जो बारिश का पानी है वो जमीन में ना गिरे, कि हम रिजेस एंड फरोज बना करके या पाइप्स का यूज करके या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि उस वाटर को हम किसी टैंक में या किसी एक एप्रोप्रिएट जगह पर स्टोर कर लें और उसका हम फ्यूचर में यूज कर सकें अपने डिफरेंट कामों के लिए। तो यही होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मोस्टली ये राजस्थान है, गुजरात है, इन जगहों पे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है, तो वहां पे ये वाला मेथड एक बहुत ही यूजफुल है वाटर को कंजर्व करने के लिए। और उनकी जो पानी की कमी है ऐसे में भी वो आसानी से कैसे वो लाइफ जी पा रहे हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। वो लोग रूफ टॉप से वाटर को कलेक्ट करते हैं और उस वाटर को वहां पे लगभग सभी के घरों में एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, वहीं पे वाटर को स्टोर कर लेते हैं और उस पानी का अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उन जगहों पे तो खैर पानी की कमी है, वो लोग यूज करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा मेथड है, तो इसे हम लोगों को भी अपने यूज में लाना चाहिए। इससे पानी, जो बारिश का पानी वेस्ट हो जाता है, उसका बचाव होगा, वो कंजर्व होगा। नेक्स्ट रिसोर्स है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायो मीन्स लाइफ, जहां भी बायो आए आप समझ जाइएगा कि ये लाइफ की बात कर रहे हैं। और स्फीयर मीन्स पूरा मंडल, वातावरण। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स पूरा मंडल। द पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, मतलब वो पूरा पोर्शन अर्थ का जहां पर भी लाइफ है, दैट इज बायोस्फीयर। अर्थ पे किन किन जगहों पे लाइफ है या क्या क्या चीजें बायोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं, आइए देखते हैं। एटमॉस्फियर मीन्स एयर, एयर का ये जो एटमॉस्फियर है ना, ये पूरा बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। कैसे? क्योंकि बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? एयर में, एटमॉस्फियर में, है ना, तो ये भी बायोस्फीयर के अंतर्गत आएगा। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर मीन्स जहां भी जो भी पानी है, चाहे वो ओशनिक वाटर हो या रिवर का वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, जो भी वाटर है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। और उसमें भी डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं ना, आपको बहुत सारे एनिमल्स पता है, तो हाइड्रोस्फीयर भी बायोस्फीयर में आता है। और लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है लैंड, लिथो मीन्स लैंड। तो ये जो भी जमीन वाला जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वहां पे भी लाइफ पाई जाती है। हम सब तो भाई लिथोस्फीयर पे ही तो रहते हैं, तो ये तीनों जो पोर्शन है ये बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? लिथोस्फीयर मीन्स लैंड वाला एरिया, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर वाला एरिया, ये सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं क्योंकि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब समझते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक मीन्स लिविंग एज वेल एज एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग पार्ट्स। देखिए बायोस्फीयर क्या था, मतलब जितने भी पोर्शन में लाइफ थी वो सिर्फ लाइफ से, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था बायोस्फीयर। और इकोसिस्टम में बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक का भी इंटरेक्शन आ जाता है, वेयर ऑल द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट। मतलब ऑर्गेनिज्म आपस में भी रिएक्ट कर रहे हैं और वो एनवायरमेंट के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। यही होता है इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम को हम अपने घर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ना, कि जैसे आप अपना घर और उसका आस पड़ोस का एरिया, इतना आप सोच लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि ये आपका घर है, आपके घर के आसपास कुछ अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं जिन पर कुछ बर्ड्स रहती हैं
या गिलहरी रहती है, या आसपास कुछ डॉग्स रहते हैं, कैट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी होंगे, है ना। और पार्क है, ट्रीज वगैरह हैं, या जो भी है, नालियां बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ चीजें हैं आपके आसपास, पॉन्ड है। तो ये आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखिए, आपका इंटरेक्शन आपके अड़ोसी पड़ोसी मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ होता है ना। आप अपने पड़ोसियों से भी बात करते हैं, आपस में आइडियाज शेयर करते हैं, या कई बार जरूरत पे आपके पड़ोसी आपके साथ खड़े होते हैं। सेम आपका इंटरेक्शन आपके आसपास रहने वाले एनिमल्स के भी साथ होता है। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स का चिरप साउंड वो अच्छा लगता है, हमारे माइंड को कूल करता है ना। और जो डॉग हैं, कई बार आप डॉग को बिस्किट दे देते होंगे, या वो लोगों का आपस में भी। अब जैसे आप देख लीजिए, आपके आसपास जो घास लगी होगी वहां पे ग्रास हॉपर होगा। ग्रास हॉपर ने इंसेक्ट को खाया, ग्रास हॉपर को किसने खाया, मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खाया, है ना। तो ऐसे करके एक फूड चेन होती है। तो मतलब सब आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और हम लोग प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है ना, प्लांट्स को ईट करते हैं। जो भी क्रॉप्स हैं या जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स से तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो उन सब चीजों के लिए भी हम उन पर डिपेंड हैं। तो हमारा इंटरेक्शन हमारे आसपास रहने वाले लोगों से भी होता है। हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो चाहे कोई इंसेक्ट हो, कोई जानवर हो, या कुछ भी हो, मतलब ह्यूमन बीइंग के अलावा एनिमल्स के भी साथ होता है। और हमारे आसपास ये जो भी एबायोटिक फैक्टर है, लाइक विंड है, हवा भी हमारे लिए यूजफुल है, वाटर है, या प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इन सब के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो बस यही एक इकोसिस्टम है कि हम सब आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और रिएक्ट करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो यही पूरा इकोसिस्टम है। ठीक है, आई होप आपको इकोसिस्टम समझ आ गया होगा। अब डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, जो एक जंगल में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाता है। अगर हम ओशनिक इकोसिस्टम की बात कर लें तो ओशन में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ले लीजिए, जितने भी एबायोटिक मीन्स जो भी जू प्लैंक्टन्स हैं, या सॉइल भी अगर नीचे बिल्कुल तलहटी में है, या वाटर है, वो सब पूरा इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम अलग होता है। तो हर इकोसिस्टम डिफरेंट होता है। जबकि बायोस्फीयर में हमने क्या कहा था कि वो जितने भी पूरा मंडल, पूरा मतलब जैव मंडल, बायोस्फीयर को कहते हैं जैव मंडल। बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स मंडल, मतलब वो पूरा का पूरा अर्थ का एरिया जहां पे भी लाइफ है वो बायोस्फीयर में आता है। ठीक है, आप समझ गए। उसके अंतर्गत लिथोस्फीयर यानी लैंड एरिया भी आता है, एटमॉस्फेयर भी आता है, और हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर भी आता है। जबकि इकोसिस्टम में हमने आपको समझाया कि वहां पे एबायोटिक और बायोटिक दोनों आते हैं और आपस में उनका इंटरेक्शन भी आता है, और साथ ही साथ हर एक इकोसिस्टम अपना एक अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स और ट्रीज का क्या यूज है ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है और आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो आप ये पॉइंट ना लिखना चाहें तो मत लिखिए, लेकिन समझ लीजिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर। टिम्बर मीन्स लकड़ी, जो लकड़ी जिसका हम यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने में, वो सब प्लांट से मिलती है। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, कई सारे एनिमल्स को प्लांट शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लाइक बर्ड्स हैं, कई सारे इंसेक्ट्स हैं, स्क्विरल्स हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें प्लांट से मिलती है। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, आपको पता है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करे रहती हैं, तो उससे सॉइल इरोजन को वो कम करती हैं। एक्ट एज शेल्टर बेड्स, शेल्टर बेड्स भी आपने पहले पीछे समझ लिया है कि किस चीज में काम आती हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के स्टोरेज में भी कैसे हेल्प करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि ये सरफेस रन ऑफ को कम कर देते हैं, रोकते हैं। पानी जब पूरा बह नहीं जाएगा तो वो वहीं पे रुक जाएगा और सॉइल के अंदर चला जाएगा, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, पेपर एक्सेट्रा। तो ये चीजें तो आपको पता है कि ये इतनी सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। अब देखिए वाइल्ड लाइफ,
ये भी आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। तो ये सारी चीजें मतलब जितने भी जीव जंतु हैं ह्यूमन बीइंग को छोड़कर, वो सब वाइल्ड लाइफ में आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स। हाइड्स का मतलब होता है मतलब स्किन जिसको लेदर बनाने में यूज करते हैं, वूल एक्सेट्रा। तो इनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपको पता ही है। जैसे बीज हैं वो हनी प्रोवाइड करते हैं, और बीज का एक जो हनी बीज है इनका एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट वर्क है कि वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, फ्लावर्स के पॉलिनेशन में। इसलिए इन्हें कमर्शियल लेवल पे कई बार एज अ पॉलिनेटर भी ग्रो किया जाता है, सिर्फ हनी के ही लिए नहीं, वैक्स भी मिलता है इनसे। बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। बर्ड्स जो होती हैं वो इंसेक्ट्स को खाती हैं, तो इससे जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनसे कई बार हमें छुट्टी मिल जाती है। अब देखिए वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध। ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इनके अंदर एक बहुत बड़ी एबिलिटी या खासियत कह लीजिए, वो ये है कि ये सड़े हुए या मरे हुए जानवर हो या एनिमल्स हो या जो ह्यूमन बीइंग भी, उनको खाते हैं। तो ये स्केवेंजर्स का काम करते हैं। स्केवेंजिंग या स्केवेंजर का मतलब होता है सफाई वाला काम करते हैं। एनवायरमेंट की सफाई में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। तो ये सब क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, है ना। जो हमारा इकोसिस्टम है सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो वल्चर्स हैं उन्होंने स्केवेंजिंग की, कई सारे डेड एनिमल्स को या ह्यूमन बीइंग को खाया, लेकिन उसके बाद जब रिसर्च हुई तो ये देखा गया कि उसमें से कई सारे गिद्ध जो थे वो किडनी फेलर का शिकार हुए। जब बाद में और ज्यादा उस पे रिसर्च हुई तो पता लगा कि उनको किडनी फेलर वाली प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि हम लोग अक्सर ये जो डाइक्लोफेनेक हम लोग खाते हैं पेन किलर, तो ये आप समझ लीजिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है। ये पेन किलर खाई होगी उन मरे हुए लोगों ने, तो उस पर जब गिद्ध ने स्केवेंजिंग की, जब गिद्ध ने उन लोगों को खाया, तो वही वो जो डाइक्लोफेनेक है उसी की वजह से उनके अंदर किडनी फेलर वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई गिद्ध के अंदर। तो ये जो ये डाइक्लोफेनेक है, आइब्रूफेन है, एस्पाइरिन है, इस तरीके की जो ये पेन किलर्स होती है ये कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है आपको पता लग गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture, means temperature और rainfall। ये तो बहुत important factor होते हैं किसी भी एरिया की वेजिटेशन कैसी है इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर, जो पूरे वर्ल्ड में जो वेजिटेशन के मेजर टाइप्स हैं वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं, लाइक अमेजोन फॉरेस्ट, तो वहां पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रासलैंड, तो ये ग्रासलैंड कहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन में, है ना। जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है वहां पे ग्रासलैंड ज्यादा होते हैं, और वहां पे शॉर्ट ट्रीज भी होते हैं। स्क्रब्स, बेटा स्क्रब्स का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो श्रब्स होते हैं, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है, तो जहाँ पे श्रब्स का डोमिनेशन हो, ज्यादा मात्रा में जहाँ पे श्रब्स पाए जाएं, तो ऐसी जो वेजिटेशन होती है उसे स्क्रब्स कहते हैं, ठीक है। और टुंड्राज, टुंड्रा जो बहुत ही ज्यादा स्नो से हमेशा घिरे हुए रहते हैं रीजन, उन जगहों पे टुंड्रा वेजिटेशन होती है। टुंड्रा में इतनी ज्यादा आइस होती है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, माइनस में होता है, तो इस वजह से वो ट्रीलेस एरिया होते हैं मोस्टली। लेकिन वहां की वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन, अब जब ट्रीलेस है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टुंड्रा वेजिटेशन कोल्ड पोलर रीजन में होती है, लाइक आर्कटिक, एंटार्क्टिक, इन जगहों पे। तो वहां पे ट्रीज तो बहुत ही कम पाए जाते हैं, ना के बराबर, लेकिन वहां पे मॉसेस और लाइकेन्स पाए जाते हैं। लाइकेन्स और मॉसेस सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। थॉर्नी श्रब्स जो होते हैं वो ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पे कम बारिश होती है, लो रेनफॉल वाले एरिया में, लाइक राजस्थान,
है ना, ये जो ये डेजर्ट एरिया है वहां पे थॉर्नी श्रब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कांटे वाली झाड़ियां पाई जाती हैं वहां पे, जैसे कैक्टस वगैरह के पेड़ हैं, ये बहुत ज्यादा वहां पे पाए जाते हैं। तो उनमें जो थॉर्न्स होते हैं उनका काम क्या होता है, थॉर्न्स आर टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर या वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ये जो ये कांटे होते हैं वो एक्चुअली उनकी लीव्स होती हैं, लीव्स उनकी मॉडिफाइड हो जाती हैं थॉर्न्स में, जिससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो कम हो जाता है। अब देखिए फॉरेस्ट को ब्रॉड लेवल पे फॉरेस्ट को 2 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एवरग्रीन ट्रीज एंड नेक्स्ट इज डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन जो होते हैं डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो ट्रीज होते हैं वो साल के किसी भी सीजन में सारी की सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेम इसका एवरग्रीन है तो वो कभी भी अपनी लीव्स गिराते ही नहीं है। उनकी लीव्स फॉल होती हैं लेकिन एक साथ नहीं होती हैं, मतलब धीरे धीरे करके होती हैं। जैसे कुछ लीव्स अभी गिर गई, कुछ लीव्स कुछ टाइम बाद फॉल हो जाएंगी, वहां उसकी जगह पे नई पत्तियां आ जाएंगी। तो इस तरीके से होता है, वो साइमल्टेनियसली ईयर के किसी भी सीजन में लीव्स नहीं शेड करते हैं। और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अभी हम मैंने बताया था कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लीव्स के थ्रू होता है सबसे ज्यादा। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसे कम करने के लिए ये एक पर्टिकुलर सीजन में सारी की सारी लीव्स एक साथ शेड कर देते हैं। तो वो कौन सा सीजन होता है, ऑटम सीजन, जिसे पतझड़ भी कहते हैं। तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। और फर्दर इन दोनों ही टाइप की कैटेगरीज को ट्रॉपिकल और टेम्परेट में भी कैटेगराइज करते हैं वो डिफरेंट लैटिट्यूड के हिसाब से। आपको पता ही होगा कि ये जो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, इतना तो हम सबको ही पता है। और सबसे बीच में जो है इक्वेटर, ये है इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पे, ठीक है। ये जो इसे हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं। (23.5 डिग्री पे यहाँ पे ऊपर की साइड नॉर्थ साइड में है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। और साउथ में 23.5 डिग्री पर कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को मकर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और फिर ये 66.5 डिग्री पे है, नॉर्थ की तरफ भी और इधर साउथ की तरफ भी। ये ऊपर का जो नॉर्थ की तरफ है ये हो जाएगा, ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये हो जाएगा आर्कटिक पोल, ठीक है। नॉर्थ वाला आर्कटिक है और साउथ वाला एंटार्क्टिक, ये एंटार्क्टिक पोल है। तो ये दोनों जो एरिया है ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। तो हमें पता ही है कि यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक ये दो जो पोलर रीजन है यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब आप देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच का ये जितना भी एरिया है, ये जितना भी एरिया है, यानी इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जितना भी एरिया है ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। ये सारा का सारा ट्रॉपिकल रीजन है। इस एरिया में जो भी ट्रीज होंगे वो चाहे एवरग्रीन ट्रीज हो चाहे डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, वो सब ट्रॉपिकल होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन। अब जब ये ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर कुछ दूरी तक सब ट्रॉपिकल रीजन होता है और उसके बाद में ये होता है टेम्परेट जोन। इधर भी होता है टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो ये टेम्परेट रीजन है और ये टेम्परेट रीजन है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ये टेम्परेट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जितने भी ट्रीज पाए जाएंगे, जो भी फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, वो चाहे एवरग्रीन हो चाहे डेसिडुअस हो। ये आपको इतना क्लियर हो गया। यहाँ वाले बीच वाले ये इक्वेटर के जो पास में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, वो ट्रॉपिकल, और जो ये है उसके ऊपर पोलर रीजन से नीचे वाले ये है टेम्परेट रीजन। ठीक है, यहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे वो टेम्परेट। अब देखिए, अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप बस समझ लीजिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि आप एग्जाम टाइम में आसानी से बिना बुक पढ़े सिर्फ ये वीडियो देखकर भी रिवीजन कर पाएंगे और आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपके बुक के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसलिए मैंने हर एक चीज लिख करके समझाई है। तो जब लिखना होगा मैं बता दूंगी। आपको कंजर्वेशन वाले मेथड्स लिखने हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको आता है, लेकिन एक बार समझ लीजिए। डिक्लाइन इन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब आपको पता ही है कि प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं या ग्रास लैंड हैं, इन पे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी बर्ड्स, इंसेक्ट डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये शेल्टर भी प्रोवाइड कराते हैं और हम लोग तो डिपेंड है ही हैं। हम लोगों ने तो यूज देख ही लिए, कितने वाइड यूज है हमारी लाइफ में इनका। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि इनमें गिरावट होती चली जा रही है, इनकी कंजर्व करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, आइए देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, पॉपुलेशन बराबर बढ़ रही है, तो उस ज्यादा बढ़ी हुई पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा अनाज प्रोवाइड करने के लिए हम लोग खेती करने लग जाते हैं फॉरेस्ट को काट करके। ये और या फिर अपना घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, फॉरेस्ट कट कर देते हैं। तो फॉरेस्ट यानी उस एरिया में जितने भी ट्रीज थे, जितनी भी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, उसका तो लॉस हुआ ही हुआ। साथ में उस एरिया में जो भी एनिमल्स का, जिन भी एनिमल्स का वो शेल्टर था, उनका तो उनसे घर छिन गया ना। अब वो एनिमल्स बेचारे कहाँ जाएं? तो इससे कई सारी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड हो गई हैं, या कई सारी तो एक्सटिंक्ट ही हो गई हैं, गायब हो गई हैं, या कुछ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गई हैं, वल्नरेबल हैं। तो इसीलिए इनको कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज मैंने बताया, जैसे हाउस है, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब बनाने के लिए भी फॉरेस्ट को काटते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, कई बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है। सुनामी, लैंडस्लाइड्स आर द फैक्टर्स कॉज लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को लॉस पहुंचाते हैं। पोचिंग होता है इल्लीगल हंटिंग, किसी भी जानवर का गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, वो पोचिंग कहलाता है। रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। जिस भी एनिमल की ज्यादा पोचिंग होने लग जाती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसकी सारी स्पीसीज धीरे धीरे गायब होने लगती है और वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, या वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाती है ना। एनिमल्स आर पोच्ड फॉर, अब देखिए पोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। हाइड्स मैंने बताया कि जो स्किन, जिसका लेदर बनाने के लिए यूज करते हैं वो, या इनकी स्किन्स के लिए, इसकी स्किन का सिर्फ लेदर में ही नहीं और भी कई सारी चीजें बनाने के लिए यूज होता है। नेल्स, उनके नेल्स हैं, हूफ्स हैं यानी पंजे, टीथ, हॉर्न्स, फेदर्स, या जो एलिफेंट होते हैं उनके जो टस्क हैं ऑर्नामेंट्स बनाने वगैरह के लिए। तो इन सब चीजों के लिए कुछ एनिमल्स हैं जिनकी पोचिंग की जाती है, यानी इलीगल हंटिंग की जाती है। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। तो ये सारे कॉमन एनिमल हैं जिनकी पोचिंग सबसे ज्यादा हो रही है। अब फॉरेस्ट फायर के बारे में बढ़ते हैं। अभी मैंने फॉरेस्ट फायर का जिक्र किया था ना। इट इज अ थ्रेट टू एंटायर रीजन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। इट ऑकर्स मेनली ड्यू टू, अब जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो वहां पे जो भी फौना है, फ्लोरा है, वो सब का सब तबाह हो जाता है, जल जाता है। तो ये कैसे लगती है? लाइटनिंग की वजह से कई बार आग लग जाती है। हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल। जो जंगलों में जो सूखी पत्तियां हैं या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें कई बार हम लोगों की
केयरलेसनेस की वजह से। हल्की सी भी उसमें चिंगारी लगी, बस उसने आग पकड़ ली और वो एक बड़े स्तर पे फॉरेस्ट फायर जाकर बन गई। थर्ड, पर्पजली कॉज्ड फायर बाय लोकल इनहेबिटेंट्स। कई बार वहां के रहने वाले लोग जानबूझकर किसी भी वजह से, उनके अपने रीजंस होते होंगे, उस वजह से आग लगा देते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। तो अब इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो हम लोगों को या वहां के लोगों को एजुकेशन देकर कि हमारी कौन कौन सी लापरवाहियों की वजह से आग लग सकती है, या फिर कई बार लोग कुछ बदला लेने के लिए या किसी भी चीज के लिए, अपनी किसी भी थोड़े से स्वार्थ के लिए आग लगा देते हैं। तो उनको भी एजुकेशन के थ्रू बताना चाहिए कि हम क्या कर क्या रहे हैं, आखिर कितना बड़ा नुकसान होता है इससे। जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, उन सब का, और ये कितने इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, तो इस चीज का एहसास करा करके, ठीक है। और सेकंड, और एक और मेथड होता है प्रॉम्प्ट डिटेक्शन। फायर को डिटेक्ट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड टीम होनी चाहिए जो बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करे और बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर ले कि हाँ यहाँ पे फायर लगी है। मतलब फायर के फैलने से पहले ही हमें पता लग जाए, कुछ ऐसी डिवाइसेस का यूज करके। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन सब के बारे में, नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इनको जो है स्टेब्लिश करके। नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए, या जो हमारे मन में जागरूकता फैलाएं, ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए। रीजनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी करने चाहिए। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव है, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाने चाहिए। थर्ड इज स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप्स। इससे क्या होगा, स्कूल चिल्ड्रन को नेचर कैंप्स में विजिट करने के लिए या फिर बर्ड्स को देखने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इससे हमारी ये इतनी रिच डाइवर्सिटी है जो नेचुरल रिसोर्सेस की, उसके बारे में उनको समझ में आएगा। और उनको अगर नेचर से एक बार प्यार हो जाए, उन्हें ये चीज समझ आ जाए कि ये कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करेंगे, उसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, है ना। फोर्थ इज इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक हैव बीन बैंड। इंडिया में इन सबको मारना पूरी तरीके से बैन है, इलीगल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था, जिसमें जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ, स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए उनको कैसे कंजर्व करना है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट लागू किया गया था। इसके अंतर्गत कई सारे नेशनल पार्क्स भी खोले गए थे और लिस्ट बनाई गई थी जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और उन्हें कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, क्योंकि टाइगर्स का नंबर बराबर कम होता चला जा रहा था। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसमें टाइगर्स के लिए अलग से कई सारे नेशनल पार्क्स में अलग से उनके लिए व्यवस्था बनाई गई। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके नंबर्स पे ध्यान दिया जाने लगा और कहीं भी टाइगर को किल करना पूरी तरीके से बैन हो गया, इलीगल हो गया। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर था। और इसके साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। राइनोसेरस के लिए भी था, एलिफेंट के लिए भी था, क्रोकोडाइल के भी लिए। तो ऐसे बहुत सारे कई अलग अलग ईयर्स में प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES
has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. एक इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे देशों ने मिलकर एक कन्वेंशन यानी संगठन बनाया जिसका नाम था CITES, और उसमें कई सारी एनिमल्स की, बर्ड्स की स्पीसीज की एक लिस्ट बनाई गई जिनका किसी भी तरीके से ट्रेड करना, चाहे उसकी स्किन हो, टीथ हो, या उनको मार कर या किसी भी तरीके का ट्रेड इलीगल या जो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड था, उनकी लिस्ट बनाई गई और उन पर काम किया गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये तो सारे स्टेप्स थे गवर्नमेंट की तरफ से जो किए गए, गवर्नमेंट की तरफ से कंजर्वेशन के लिए जो जो किया गया वो सारे स्टेप्स थे। सबसे मेन चीज ये है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। जितने भी लोग हैं उन सबकी ये मॉरल ड्यूटी, एथिकल ड्यूटी बनती है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनसे हमें कितना कुछ मिलता है और हमारी लाइफ के लिए जो इतने इम्पोर्टेंट है, उन्हें प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। तो इसके लिए हम अपने स्तर से जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। लाइक हम डिफॉरेस्टेशन रोक सकते हैं, है ना, हमारे आगे अगर कोई ट्रीज को कट कर रहा है तो वो हम रोक सकते हैं, है ना। या हमें खुद से भी नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कहीं ट्रीज को कट करना, तो अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए। उसकी भरपाई के लिए हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए, और ये नहीं कि बस लगा के छोड़ दिया। उसका बराबर ख्याल रखना, उसे पानी देना, देखना, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। और जो बच्चे होते हैं उन्हें बचपन से ही ये चीज सिखानी चाहिए कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा ट्रेजर है, हमारा खजाना है ना। इनके बिना हम लोग लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रीज से हमें सबसे मेन चीज प्राणवायु जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन, वो मिलती है। बाकी तो बहुत कुछ मिलता ही मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हमारी लाइफ के लिए क्या है, ऑक्सीजन। आपने कोविड टाइम में ये चीज रियलाइज किया ही होगा, कितने सारे मतलब ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, लोगों को कमी हो रही थी ना। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों के माइंड में जो ये हमारी इतने डाइवर्सिटी भगवान ने दी है, जो इतने सारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस दिए हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यू समझना, उनकी केयर करना, प्रोटेक्ट करना, ये चीजें बचपन से ही हमें बच्चों के अंदर डालनी चाहिए, ये आदतें। और खुद भी बच्चों के सामने इन चीजों को जरूर फॉलो करना चाहिए कि ट्रीज को कहीं देखें, कभी कुछ पेड़ लगा दिए, कभी उनमें पानी डालना, या अगर कोई जानवर घायल है तो उसकी हेल्प करना, किसी जानवर को रोटी खिला देना, बिस्किट खिला देना। तो ये चीज तो हम अपने लेवल से भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। कोई बर्ड है जैसे घायल है, गिरी पड़ी है, मरने वाली सिचुएशन में, अगर हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते तो क्या जा रहा है। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। अब ये CITES के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब मैंने बताया संगठन या सम्मेलन। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो भी वाइल्ड फौना मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं, फ्लोरा मीन्स जो भी प्लांट की स्पीसीज हैं, उन सब का जो भी एंडेंजर्ड हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था अलग अलग देशों के गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है। तो इसमें एक लिस्ट बनाई गई थी एंडेंजर्ड स्पीसीज की, और उनका ट्रेड पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। इसमें कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स का नाम रखा गया था लिस्ट में, और उन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लाइक बैर्ड्स, डॉल्फिन्स, कैक्टस, कोरल्स, ऑर्किड्स एंड एलोए वेराइटीज। जो एलोवेरा होते हैं ना, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लिस्ट बनाई थी, और ये एक एग्रीमेंट था डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। तो हमने नेशनल पार्क पढ़ा था ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, इसलिए आपको लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगी।
अ नेचुरल एरिया designated to protect the ecological integrity. Integrity means अखंडता of one or more ecosystems for present and future generations. जब भी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए किसी भी रिसोर्स को कंजर्व करने की बात करते हैं तो आपको याद आ रहा होगा जो फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज उसमें हमने पढ़ा था, जहां भी फ्यूचर जनरेशन की बात आ जाती है रिसोर्स के कंजर्वेशन में, तो वो कौन सा डेवलपमेंट होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सतत विकास हो जाता है। तो यहाँ पे नेशनल पार्क का क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा नेचुरल एरिया, मतलब किसी भी इकोसिस्टम को ले लीजिए, इकोसिस्टम चाहे एक हो या फिर कई सारे इकोसिस्टम को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है। वहां के जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी मोस्टली नेशनल पार्क एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वहां का जो फ्लोरा है यानी जो वहां के प्लांट्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, किस लिए? इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट इज कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि जो फर्स्ट नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, और यहीं पे ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट। एक हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क काफी ऊंचाई पे है, आप लद्दाख में है तो समझ ही सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, वो एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है, वन हॉर्न्ड राइनो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, तो वो तो एशियाटिक लायंस के लिए, गुजरात लायंस के लिए फेमस ही है। तो कई सारे नेशनल पार्क है। मैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ये तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन है मैंने उसी को ही समझाया है और मैंने कुछ नेशनल पार्क्स के नेम बताए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अभ्यारण्य है ही है। पार्क को आप समझ सकते हैं, पार्क उद्यान है तो उसमें अम्यूजमेंट वाली, मतलब लोगों के मनोरंजन के लिए भी वो खुलते हैं। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नेम ही दे दिया है कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो अभ्यारण्य जंगल हो गया है ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये अम्यूजमेंट के लिए नहीं खोले जाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एरिया where animal habitats and their surroundings are protected from any sort of disturbance, killing, poaching strictly prohibited। देखिए ये जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ऐसी जगह होती है जहां पे एनिमल्स को उनके अपने ही हैबिटेट में, नेशनल पार्क में क्या होता है, उनको जो है मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट की ही तरह उन्हें एरिया दिया जाता है और वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं और वहां पे कुछ एक्टिविटीज भी करने की इजाजत होती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है, वहां पे एनिमल्स को उनके नेचुरल जो रियल हैबिटेट है वहीं पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको और उनकी सराउंडिंग को भी प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और वहां पे किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस अलाउ नहीं होता है, यानी वहां पे ना हम हंटिंग कर सकते हैं, ना किलिंग कर सकते हैं, पोचिंग वगैरह ये तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। और तो और जो जैसे घास काटना, चारा बीनना, तो ये भी कई बार अलाउ नहीं होता है। फ्रूट्स कलेक्ट करना, ये चीजें भी कई बार अलाउड नहीं होती हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। देखिए, जो नेशनल पार्क होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित भूमि होती है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है वो नेशनल पार्क होते हैं। और वहां पे अब पार्क है, अब पार्क के नाम से ये याद रख सकते हैं कि वहां पे मनोरंजन, संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, तो ये सब चीजें अलाउ होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अलाउ होती हैं। और जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहाँ पे जानवर जो होते हैं, वहां के एनिमल्स, वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के रह सकते हैं।
वो उनका अपना घर है, वो अपने ही घर में सुरक्षित हैं और वहां पे उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जो पार्क होते हैं, नेशनल पार्क, उनका प्रबंधन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, इनका प्रबंधन या तो वन्यजीव संगठन के हाथ में होता है या फिर किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। और जब भी ये निजी व्यक्ति के हाथ में इनका प्रबंधन होता है, तब तो वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर देता है किसी भी बाहरी एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और मैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नेम भी बता दे रही हूँ, जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये राजस्थान में है। और जैसे गर्मियों का सीजन है, तो यहाँ इस टाइम पे कई जो प्रवासी, जो माइग्रेशन वाले बर्ड्स होती हैं, वो लोग माइग्रेट करती हैं यहाँ पे भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। तो यहाँ पे इस टाइम पे तो कई सारी प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं, साइबेरियन क्रेन वगैरह, बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बर्ड्स की सेंचुरी है, इसके कई नेम्स हैं। और जैसे उड़ीसा में चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है, ऐसे कई सारी सेंचुरीज भी एस्टेब्लिश की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ये जो पहली डेफिनेशन है ये आपकी बुक वाली डेफिनेशन है, और ये सेकेंड डेफिनेशन है मैंने लिखी है, ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो पहले देखते हैं बुक वाली। सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप्स between conservation and development। मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज की एक पूरी सीरीज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर का मतलब जहां भी लाइफ होती है, तो लाइफ तो हर जगह होती है, एटमॉस्फेयर में भी है, हाइड्रोस्फीयर में भी, लिथोस्फीयर में भी। तो इसीलिए ये प्रोटेक्टेड एरियाज की एक सीरीज होते हैं और वो सब आपस में एक ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे रिसर्च होती रहती है, उनका कंजर्वेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए कई रिसर्च होती रहती है, तो उसके बीच में एक रिलेशनशिप बनाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व स्टेब्लिश किए जाते हैं। सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज meant for the conservation of plants and animals. It also restores the traditional life of the tribals. ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में बताया था कि बायोस्फीयर जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसके अंतर्गत एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर सब कुछ आएगा। मतलब किसी भी एरिया को हमने प्रोटेक्ट कर दिया, उस एरिया के अंतर्गत उसमें जितने भी एनिमल्स की वैरायटी हो, चाहे वो प्लांट्स की वैरायटी हो, इंसेक्ट की वैरायटी हो, जो कुछ भी हो, और उस एरिया का जो एटमॉस्फेयर में भी जितने भी टाइप्स की बर्ड्स हों या जो हाइड्रोस्फीयर में भी जितने भी एनिमल्स हों, उन सब को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सीरीज हो जाती है प्रोटेक्टेड एरियाज की, है ना, क्योंकि हर तरीके के लोगों को कंजर्व किया है। और यहाँ पे इवन ये जो एनिमल्स की वैरायटी है, उनके साथ साथ जो ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स उनकी भी ट्रेडिशनल लाइफ को रिस्टोर करते हैं। मतलब उस जैसे कहीं का बायोस्फीयर रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरिया है, अब उस प्रोटेक्टेड एरिया में जो भी जनजाति रहती होगी, उस जनजाति की ट्रेडिशनल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मतलब उन्हें भी वो वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। उस जगह की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स की वैरायटी है या जो कुछ भी है, चाहे वो ट्राइब्स हो, कुछ भी हो, तो उन सबको कंजर्व करना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। अब एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में। ठीक है, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। बेसिकली जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी ये विविधता है, इनके आपस के जो पारिस्थितिकी संबंध होते हैं या इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं, उनको समझना
और ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं उनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, उन चेंजेस को कैसे मैनेज करना है, इनके बीच में आपस में सोशल और इकोलॉजिकल क्या इंटरेक्शंस होता है, इन सबको समझने के लिए और उन पर रिसर्च करने के लिए ये लर्निंग प्लेसेस होते हैं। ये एक तरीके से परीक्षण साइट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इकोसिस्टम में आपस के इंटरेक्शंस को भी समझते हैं और उन पे परीक्षण होते रहते हैं कि किस तरीके से इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको हर एक हेडिंग अच्छे से समझाने की, और मैंने कोई भी बुक का कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो आपके लिए ये इतने नोट्स सफिशिएंट है। आप जब भी चाहें इस वीडियो को देख करके रिवीजन कर सकते हैं, फिर आपको बुक पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।